नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस का रिवीजन करना प्रारंभ करेंगे। इसका क्लास फर्स्ट है, पहला क्लास है, ठीक है। कल से आप लोग का सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। पूरा मैं सभी टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपका 19 से 20 तारीख तक मेरा पैनल भी आ जाएगा। तो 19 या 20 तारीख के बाद हम लोग पैनल से क्या करेंगे, क्लासेस शुरू करेंगे, है ना। लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसी माध्यम से क्लास को चलाएंगे जी, ठीक है। ताकि क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है ना, पैनल के आते तक वेट करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अब क्या करेंगे, आज से मतलब 2 से 3 दिन तक मैं आप लोग को इसी माध्यम में अर्थात टच पैड के माध्यम से क्लास प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जैसे पैनल में आ जाएगा, है ना, फिर पैनल के माध्यम से हम लोग क्लास कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और कल से ना, मैं बता रहा हूँ, कल से साइंस के भी मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगा, साथ ही साथ इंडियन जियोग्राफी के भी एमसीक्यू कराऊंगा, साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ जीएस के भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस, और साथ ही साथ एक मैं आप लोग को रोज मेगा एमसीक्यू भी कराऊंगा। मेगा एमसीक्यू में क्या रहेगा, ये सभी टॉप आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, और पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और मेगा एमसीक्यू में तीनों सब्जेक्ट के हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है जी। मैं समय सारणी या टाइम टेबल आप लोग को दे दूंगा, कितने कितने समय आपको कौन कौन से क्लास मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड लिए हैं, ताकि आपका कम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो सके, है ना, और बहुत अच्छे से आपको तथ्य याद हो सके। चलो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। मैं सबसे पहली चीज बता रहा हूँ आपको, आपको एग्जाम हॉल में ना क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया ठंडे दिमाग से। क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है ना। तो जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला, छत्तीसगढ़ देश के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। तीसरा, रिंडरपेट्स नामक बीमारी का संबंध पहाड़ी मैना से है। चौथा, राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया। और पांचवा, छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा के रूप में 28 नवंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान किया गया, ठीक है। ये आपका 5 कथन दिए गए हैं। इन पांचों कथन को पढ़ना और बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ठीक है। नीचे दिए गए देखो, पहला ऑप्शन है केवल कथन 2 और 3 असत्य है। दूसरा, केवल कथन 1 और 3 असत्य है। तीसरा, केवल कथन 1, 3 और 5 असत्य है। और चौथा है आपका कथन 1, 2 और 5 असत्य है। चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो, अब इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। मैं पहले से बता रहा हूँ, मैंने रिवीजन को ध्यान में रखते हुए आपको ये एमसीक्यू मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से हमारे रिवीजन हो सके करके, है ना। तो जो जो तथ्य मैं आप लोग को बताऊंगा इन सभी क्वेश्चन में, सभी को मेरे साथ आप लोग को याद करते चलना है, ठीक है। चलो देखिए, तो छत्तीसगढ़ देश के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है, पहला स्टेटमेंट। अब देखो, अगर मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कितना है जी, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कई बुक में ऐसा भी लिखा होता है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, जो देश के कुल क्षेत्रफल का ना, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना 4.11% है। कितना है, 4.11%। जबकि यहाँ पास क्या बोल रहा है, 2.11% बोल रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आपने याद क्या किया, हमने याद किया कि हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे राज्य का, हमारे देश में, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे राज्य का देश में कौन से स्थान है पूछेगा, तो आप क्या बताओगे, 9वां स्थान है, 9th पोजीशन है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का 9th पोजीशन है। पहला पूछेगा तो पहला आप लोग क्या बताओगे, राजस्थान। पहला आपको बताना है राजस्थान, है ना। दूसरा आप लोग को बताना है मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा आप लोग को बताना है महाराष्ट्र। तीसरा क्या बताना है जी आपको, महाराष्ट्र। और हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान। तो क्या क्या मैंने आप लोग को याद करा दिया। हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। दूसरा स्थान आपका मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद चौथा भी ध्यान रख लीजिए, चौथा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये आपका चौथा तक हो जाएगा, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ का 9th पोजीशन है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। कब, आपका 9 अगस्त 2000 से राज्यसभा से पारित हुआ, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलो अब मैं जो जो तथ्य बताऊंगा याद करिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? हमारे छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को ना, 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ठीक है। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे देश का कौन से क्रम का? 26वें क्रम का राज्य बना था। कौन से क्रम का? 26वें क्रम का राज्य बना था। और कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत हमारे राज्य का गठन किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे राज्य का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी पूछेगा तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? नौवीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, ठीक है। अब देखो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, जो मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ पर देखो नीचे में लिख रहा हूँ, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन है ना, पुनर्गठन जो अधिनियम है, ये लोकसभा में कब पारित हुआ था? ध्यान रखना, ये आपका लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में ये कब पारित हुआ? पारित होने की बात है ना, लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ध्यान रखना 31 जुलाई सन 2000 को, 31 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, ठीक है। अब देखो लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? वो राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कब पारित हुआ था? राज्यसभा में कब पारित हुआ था? धारक ने आपका 9 अगस्त 2000 को, ठीक है। 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ, ये आपको धारक ने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए जी? आपका 28 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। 28 अगस्त सन 2000 को क्या हुआ था? इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। सभी बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ, बिल्कुल सही है। देखो मैंने बताया ना, लोकसभा में कब पारित हुआ? 31 जुलाई सन 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 9 अगस्त सन 2000 को। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 28 अगस्त 2000 को। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है ना। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, कौन से पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा राज्य था, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, ठीक है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अपनी मातृ राज्य मध्य प्रदेश है ना, 44 वर्षों बाद पृथक हुआ था। कितने वर्षों बाद? 44 वर्षों बाद पृथक हुआ था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब कहा जाए तो आपका मध्य प्रदेश को ही आपका काट कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश से, ध्यान रखेंगे। तीसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही ना। तीसरा देखिए, रिंडर पिट्स नामक बीमारी का संबंध पहाड़ी मैना से है, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है, रिंडर पिट्स नामक बीमारी का संबंध पहाड़ी मैना से। ये भी गलत है। देखो मैंने आप लोग को पूरा पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो मैंने बताया था भैया कि जो आपका रिंडर पिट्स नामक बीमारी है ना, इसका संबंध किससे है? हमारे राजकीय पशु वन भैंसा से, ठीक है। इसका संबंध किससे है? हमारे राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा से, ठीक है। राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा से इसका क्या आपका संबंध है? आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आप लोग को ये राजकीय पशु वन भैंसा के बारे में पता होगा। राजकीय पशु वन भैंसा को आपका राजकीय पशु के रूप में घोषणा है ना, मतलब राजकीय पशु के रूप में उसको स्वीकार करने की घोषणा कब किया गया था? आपका जुलाई 2001 को, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया जी आपको, जुलाई 2001 को, ठीक है। जुलाई 2001 को यह घोषणा किया गया कि आपका राजकीय पशु के रूप में वन भैंसा होगा हमारे छत्तीसगढ़ में करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को पता होगा वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग को पता होगा बुबालस बुबालिस, है ना। वन भैंसा का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो बुबालस बुबालिस। अब देखो यार, आपका ये रिवीजन पर्पज से मैं क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा क्लास तो होगा और मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो। तो वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? बुबालस बुबालिस। क्या है? बुबालस बुबालिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नर भैंसा को क्या बोलते हैं? याद रखना, नर भैंसा को अरना कहा जाता है। नर भैंसा को अरना कहा जाता है, जबकि मादा भैंसा को अरनी कहा जाता है। नर भैंसा को अरना और मादा भैंसा को अरनी कहा जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपका राजकीय पशु जो वन भैंसा है ना, इसका संरक्षण उदंती और पामेड़ अभ्यारण्य में, साथ ही साथ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है ना। और वन भैंसा के बारे में एक चीज क्या ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर 2019 को ना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर 2019 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। 8 अक्टूबर 2019 को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ना वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। डाक टिकट, वन भैंसा पर डाक टिकट जारी किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखना, ये वन भैंसा है ना, वन भैंसा को रिंडर पेस्ट नामक बीमारी हो रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या में क्या हो रही है आपको? लगातार कमी होती जा रही है, इसको ध्यान रखना। तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध किससे है? वन भैंसा से, ना कि पहाड़ी मैना। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था, है ना। अब देखो किसकी बात हो रहा है आपका? राजकीय प्रतीक चिन्ह। देखो राजकीय प्रतीक चिन्ह को पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो,
पहाड़ी मैना के बारे में भी आपका बताया गया है कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध पहाड़ी मैना, हालांकि वन भैंसा से है, लेकिन चलो पहाड़ी मैना के बारे में जानते हैं भैया, है ना। तो हमारे राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है। क्या है? पहाड़ी मैना। और इसकी भी घोषणा जुलाई 2001 को किया गया था, ठीक है। हमारे राज्य का अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो पहाड़ी मैना है, ठीक है, पहाड़ी मैना। और घोषणा कब किया गया था? आपका जुलाई 2001 को किया गया था, ठीक है। और आपका पहाड़ी मैना का संरक्षण, जो हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है, ठीक है, पहाड़ी मैना, जो पहाड़ी मैना है, इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो आपका पहाड़ी मैना है ना, ये आपका मनुष्य की भांति आवाज निकालने में और सटीक नकल करने में माहिर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो मैंने पहाड़ी मैना के बारे में भी बता दिया, ठीक है। और आपको वन भैंसा के बारे में बता दिया, जो कि हमारे राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है जी। और ये तो पता होगा पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। देखो सब चीजों को लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों को आप लोग को सुनते हुए ध्यान रखना है। पहाड़ी मैना का आपका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं ना पहाड़ी मैना का, तो ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। अब चौथा देखो, राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया, ठीक है। राजकीय क्या बोल रहा है? प्रतीक चिन्ह को, राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पढ़ाया पूरा, ठीक है। हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसको 4 सितंबर 2001 को क्या किया गया? आपका स्वीकृति प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, और हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह, अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे तो जो आपका वृत्ताकार परिधि है ना, वृत्ताकार जो परिधि है, वो राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है, आप लोग को पता होगा, ठीक है, मैंने बताया था। और उसमें आदर्श वाक्य सत्य में जयते भी लिखा गया है, धान की बालियां उसमें दर्शा गया है, जो कि आपका कृषि राज्य मतलब कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक को दर्शा रहा है। विद्युत संकेत उसमें है ना, उसमें 36 किले, 3 लहराती रेखाएं, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो याद रखना आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है, लेकिन ध्यान रखना हर्बल स्टेट का दर्जा हमारे छत्तीसगढ़ को ना 4 जुलाई 2001 को दिया गया था। मैंने क्या बोला? हर्बल स्टेट का दर्जा पूछेगा, हर्बल स्टेट, ठीक है, हर्बल स्टेट। हर्बल स्टेट का दर्जा हमारे राज्य को कब दिया गया? तो 4 जुलाई को, है ना, 4 जुलाई, 4 जुलाई को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, हर्बल स्टेट का दर्जा, ठीक है, 4 जुलाई 2001 को दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को ना 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, इसीलिए आपका चौथा स्टेटमेंट भी क्या हमारा बिल्कुल सही है ना। चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा, छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा के रूप में 28 नवंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान किया गया। देखो, अगर हमने हमारे राज्य की राजकीय भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी है, इसको राजकीय भाषा के रूप में जो स्वीकृति प्रदान किया गया था, वो 28 नवंबर सन 2007 को किया गया था, 28 नवंबर सन 2007 को किया गया था, जबकि यहाँ पास 2008 लिखा गया है। इसलिए ये क्या होगा? आपका पांचवा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा के रूप में 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ना आपका राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो राजकीय भाषा कौन सा हमारे राज्य का? छत्तीसगढ़ी है। कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? 28 नवंबर सन 2007 को, ना कि 2008, इसलिए आपका पांचवा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी तथ्यों को आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो, हमारा पहला कथन गलत हो गया, हमारा तीसरा कथन गलत हो गया, हमारा पांचवा कथन गलत हो गया। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या आपका असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, ठीक है। और देखो, मैं इसी प्रकार से पूरा रिवाइज करूंगा, भले अगर आप लोग को बोर लग रहा होगा तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा भाई, थोड़ा समय दीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, आपको कथनों को पढ़ना है, ठीक है, आपको कथनों को पढ़ना है। राजकीय प्रतीक वाक्य की घोषणा 5 जून 2019 को किया गया। दूसरा, राजकीय गीत की अवधि का मानकीकरण करके 1 मिनट 30 सेकंड किया गया है। तीसरा, राजकीय गमछा की लंबाई 80 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। चौथा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कवि दलपत राव ने 1594 में किया था। उपयुक्त कथनों में से यहाँ पर बोल रहा है सत्य कथन की पहचान कीजिए। मैंने बार बार बोला आप लोग से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है? तो यहाँ क्या क्या पूछ रहा है? सत्य कथन की पहचान कीजिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, राजकीय प्रतीक वाक्य की घोषणा 5 जून 2019 को किया गया, तो ये तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। देखो, अगर राजकीय प्रतीक वाक्य की बात करते हैं तो क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना। हमारे राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है भैया? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य है, ठीक है। इसकी घोषणा 5 जून 2019 को किया गया था, ध्यान रखना। और इससे पहले, अगर इससे पहले का हमारा प्रतीक वाक्य क्या था? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, है ना। इसके पहले का विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है कि राजकीय प्रतीक वाक्य की घोषणा 5 जून 2019 को किया गया, हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजकीय गीत की अवधि, देखो, राजकीय गीत कौन सा है हमारा? राजकीय गीत आपका अरपा पैरी की धार, सबको पता होगा, हमारा राजकीय गीत कौन सा भैया? अरपा पैरी की धार, ठीक है,
अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, महानदी है पार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ भैया, है ना। ये तो हमारे राष्ट्रीय गीत के बोल है ना। तो राष्ट्रीय गीत है, इसकी घोषणा कब किया गया था, ध्यान रखना। अगर राष्ट्रीय गीत की घोषणा की बात करते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर, ये सब पढ़ा दिया है मैंने, 3 नवंबर सन 2019 को ना आपका राष्ट्रीय गीत के रूप में अरपा परी की धार, है ना, महानदी है, पारित की घोषणा किया गया था। लेकिन अधिसूचना कब जारी हुआ था, ये सब पूछ सकता भाई। अधिसूचना, आपका अधिसूचना कब जारी हुआ, तो अधिसूचना कब जारी हुआ था, 18 नवंबर 2019 को, ठीक है, 18 नवंबर, 18 नवंबर सन 2019 को अधिसूचना जारी हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है कि राजकीय गीत की अवधि का मानकीकरण करके 1 मिनट 30 सेकंड किया गया है। ये भी गलत है। ध्यान रखना, आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह का मानकीकरण करके ना अवधि को 1 मिनट 15 सेकंड किया गया है। यहाँ पास 30 सेकंड बोला जा रहा है, यहाँ पास 15 सेकंड आएगा। ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी अगर गीत की रचयिता की बात करते हैं, जो अरपा परी के धार राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत में कितने नदियों का उल्लेख है, राष्ट्रीय गीत में जी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 4 नदियों का उल्लेख है ना। देखो, अरपा पैरी के धार, महानदी है पार, इंद्रावती है पखारी तो रुपैया, ठीक है। तो देखो कितने नदी का, 4 नदी। कौन कौन सा, अरपा, अरपा पैरी के धार, पैरी भी हो जाएगा, महानदी है पार, महानदी भी हो जाएगा, इंद्रावती है पखारे तो रुपैया, तो इंद्रावती भी हो जाएगा, मतलब ये 4 नदी हो गया। और अगर आपसे पूछता है कि हमारे राजकीय गीत में कितने जिलों का उल्लेख है, तो कितने जिलों का उल्लेख है, तो 7 जिलों का उल्लेख है, ठीक है, 7 जिलों का। अब 7 जिला कौन कौन से, देखो आपको संभाग के नाम से याद रखना है। देखो पांच पांच संभाग है, तो 5 संभाग से 5 जिले याद कर लीजिए। कौन कौन सा, सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। और दो और है आपका सर, आपका रायगढ़ और राजनांदगांव, है ना, दो आपका और है, रायगढ़ और आपका राजनांदगांव। सिंपल सा है, जो 5 संभाग है, 5 संभाग के नाम से आप 5 जिलों को याद कर लीजिए, और दो और है आपका राजनांदगांव और आपका रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा सेकंड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत की अवधि का मानकीकरण करके 1 मिनट 15 सेकंड किया गया, ना कि आपका 1 मिनट आपका 30 सेकंड। इसीलिए ये क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजकीय गमछा की लंबाई 80 इंच और चौड़ाई 24 इंच है ना। अगर मैं राजकीय गमछा की बात करता हूँ, देखो राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण कब किया गया था, ये सब ध्यान रखना है। अगर मैं राजकीय गमछा की बात करता हूँ, तो राजकीय गमछा का जो लोकार्पण है ना, लोकार्पण है आपका 14 अक्टूबर 2021 को किया गया था। 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर 2021 को, 14 अक्टूबर 2021 को राजकीय गमछा का लोकार्पण किया गया था, 14 अक्टूबर 2021 को। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे ना, उसी के द्वारा इसका क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई इसका 84 इंच, ना कि 80 इंच। लंबाई कितना है, 84 इंच, ठीक है, 84 इंच इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। 84 इंच क्या हो जाएगा, जिसका लंबाई हो जाएगा, है ना। और चौड़ाई की बात करते हैं तो आपका 24 इंच हो जाएगा, है ना, चौड़ाई आपका 24 इंच। तो देखो लंबाई 80 इंच दिया गया था, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअल में रांची गमछा की लंबाई कितना आपका 84 इंच है, इसीलिए क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टैंड भी हमारा गलत है। लेकिन तथ्यों को आप लोग को याद रखते चलना है भाई, जितना भी बता रहा हूँ आप लोग को पूछ सकता है। राजकीय गमछा का लोकार्पण कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो लोकार्पण किया गया था 14 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, है ना। लंबाई 84 इंच है और चौड़ाई इसका 24 इंच है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पास 80 इंच बोला गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कवि दलपत राव ने 1594 में किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पास आपका छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कवि दलपत राव ने तो किया था, ये तो बिल्कुल सही है, दलपत राव जी ने तो किया था। लेकिन ये कब किया था आपका, 1594 में नहीं किया था, 1494 में किया था, इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ शब्द का मैंने प्रयोग के बारे में आप लोग को क्लास में पूरा बताया था। प्रथम प्रयोग किसने किया था, चलो इसको याद करिए। अगर प्रथम प्रयोग पूछेगा, प्रथम प्रयोग किसने किया था आपका, यही दलपत राव ने, ठीक है, दलपत राव, दलपत राव ने किया था, दलपत राव ने, है ना। कब किया था आपका, 1494 में, है ना, 1494 में। एक्चुअली में ध्यान रखना, ये जो आपका दलपत राव थे ना, ये आपका खैरागढ़ के जो राजा थे, लक्ष्मी निधि, उसके दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़िया रही, इस प्रकार से उन्होंने लिखा था, ठीक है। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य में प्रथम प्रयोग, है ना, अगर पूछता है साहित्य में, साहित्य में सब ध्यान रखना, साहित्य में प्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर साहित्य में प्रथम प्रयोग पूछेगा तो आपको बताना है गोपाल प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद मिश्र जी ने किया था, ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर समय की बात करते तो 1689 से 1712 है ना, इस अवधि में किया था। ये सब मैंने पढ़ाया, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आपका मराठा शासन में प्रथम प्रयोग है ना, मराठा शासन में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो आपका 1707 में हुआ था, काशीनाथ गुप्ते के द्वारा। किसके द्वारा? काशीनाथ, है ना, काशीनाथ, काशीनाथ गुप्ते, है ना, काशीनाथ गुप्ते के द्वारा हुआ था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ग्रंथ में प्रथम प्रयोग कब हुआ था पूछेगा, ग्रंथ में, ये सब ध्यान रखना, ग्रंथ में प्रथम प्रयोग कब हुआ था छत्तीसगढ़ शब्द का? तो आपका 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था। किसके द्वारा? आपका बाबू रेवाराम जी के द्वारा। किसके द्वारा जी? बाबू रेवाराम जी के द्वारा। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, कब कब प्रयोग हुआ था छत्तीसगढ़ शब्द का, है ना। सब इंपॉर्टेंट है। चलो, और अगर छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा भाई, रामायण काल में इसको दक्षिण कोसल कहते थे, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल, चलो लिख दे रहा हूँ भैया, नहीं तो भूल जाओगे। देखो ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, है ना। ध्यान रखना, मैं ये समझिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आप लोग को पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, तो तथ्यों को मेरे साथ आप लोग को याद करते चलना है। रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? रामायण काल में दक्षिण कोसल था। क्या था? दक्षिण कोसल था, ठीक है। महाभारत काल में पूछेगा भाई, महाभारत काल में अगर नाम पूछेगा तो कोसल या प्राक कोसल, ठीक है, कोसल या प्राक कोसल, ये आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का। गुप्त काल में क्या नाम था? छत्तीस आपका ये दक्षिण कोसल, है ना। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल, या गुप्त काल में इसको दक्षिणापथ के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? दक्षिणापथ के नाम से भी जानते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पास क्या बोला गया था? सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो केवल एक पहला कथन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। लेकिन जितना भी मैंने तथ्य बताया सभी तथ्यों को आप लोग को याद करना है। आगे बात करते हैं। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया था, उनमें से कौन सा नहीं है? जबरदस्त, ये सब चीजों को अच्छे से मैंने पढ़ाया आप लोग को, है ना, ये सब चीजों को अच्छे से मैंने आप लोग को पढ़ाया। आशा कर रहा हूँ सबका बहुत अच्छे से रिविजन हुआ होगा, क्योंकि यार अब कम समय बहुत ही कम है, तो रिविजन आप लोग का हो गया होगा, बहुत दिन आप लोग को समय भी दिया गया था। चलिए देखिए, तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया, उसमें से कौन सा नहीं? गोदावरी तालुका, जबलपुर, सागर या संबलपुर? देखो, अच्छा आप लोग को पता होगा 1861 में, ठीक है, 1861 में क्या हुआ था? 1861 में आपका मध्य प्रांत का गठन हुआ था, ठीक है, मध्य प्रांत का क्या हुआ था? आपका गठन हुआ था, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। मध्य प्रांत का गठन हुआ था आपको 1861 में। एग्जैक्ट अगर तिथि की बात करते हैं ना, तो 2 नवंबर सन 1861 को क्या होता? मध्य प्रांत का क्या होता? आपका गठन हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सा क्षेत्र शामिल थे उस समय? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्लस आपका मध्य प्रदेश प्लस आपका महाराष्ट्र, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 1862 में क्या हुआ था? 1862 में क्या हुआ था? 1862 में ना आपका मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया था, है ना। मध्य प्रांत में 5 संभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये सब मैंने क्लास में अच्छे से आप लोग को पढ़ा था, कारण क्या क्या था, सब चीज मैंने पढ़ा था आप लोग को, ठीक है। अब ये 5 संभाग कौन कौन से? तो पहला आपका नागपुर संभाग, पहला नागपुर। दूसरा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का संभाग मुख्यालय रायपुर बना था, है ना। तीसरा अगर बात करते हो तो आपका सागर हो जाएगा, सागर, ठीक है। चौथा चौथा हो जाएगा आपका गोदावरी तालुका, ठीक है। और पांचवा क्या होगा आपका? पांचवा आपका जबलपुर, पांचवा क्या होगा? जब आपका जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर। अब देखो, गोदावरी तालुका ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। जबलपुर ऑप्शन में बिल्कुल सही है। सागर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, लेकिन संबलपुर क्या है? ये आपका 5 संभाग का जो गठन किया गया था उसमें नहीं था, संबलपुर आपका नहीं था एक्चुअल में, ध्यान रखना। जो आपका छत्तीसगढ़ उस समय आपका 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ना आपका बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिले आते थे, है ना, उस समय 1862 की अगर बात करते तो 1862 के समय की अगर हम लोग बात करते ना, तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते थे? आपका बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, है ना। बिलासपुर बिलासपुर प्लस रायपुर प्लस आपका संबलपुर, ये तीनों जिले आते थे, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, लेकिन संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया था? रायपुर को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी, है ना। और प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बने थे, जो आपका मुख्यालय क्या बना था? रायपुर बना था। और तो प्रथम जो कमिश्नर पूछेगा तो चार्ल्स सी इलियट, ठीक है। प्रथम कमिश्नर कौन बने थे? प्रथम कमिश्नर कौन बने थे पूछेगा तो क्या बताओगे? चार्ल्स चार्ल्स सी इलियट क्या हुए थे? प्रथम कमिश्नर बने हुए थे, इसको भी आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर आपसे पूछता है कि जो आपका बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, संबलपुर है, इस जिले का गठन कब हुआ था, है ना, जिले का गठन, अगर बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिले के गठन की बात करते तो 1861, ठीक है, 1861 के समय में ना बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिले का गठन हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1861 के समय में। मतलब जो संबलपुर वाला क्षेत्र है ना, वो पहले हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था, लेकिन भैया जब आपका 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो ये जो आपका संबलपुर वाला क्षेत्र है, ये किसको दे दिया गया था? आपका ये आपका उसको उड़ीसा, है ना, उड़ीसा को दे दिया गया था, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं।
तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कौन कौन से संभाग का गठन किया गया था। ठीक है, सभी तथ्यों को आप लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? संबलपुर। आगे बात करते हैं। और निम्न कथनों को पढ़िए, आपको कथनों को पढ़ना है ना। मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं आप लोग का रिवीजन बेसिस क्लास करवा रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन तथ्यों को पूरा याद करते चलिएगा, है ना, तभी मजा आएगा। पहला, 1905 को बंगाल प्रांत से 5 देशी रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। दूसरा, 1924 में यति यतनलाल जी के द्वारा राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखा गया। तीसरा, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम छत्तीसगढ़ की मांग पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। चौथा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के अध्यक्ष दशरथ चौबे थे। और पांचवा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा 1983 में किया गया। आपको गलत कथन की पहचान करना है, कौन कौन से कथन गलत है। ठीक है, क्या करना है आपको? गलत कथन की पहचान करना है जी। किसकी पहचान करना है आपको? गलत कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, पहला, 1905 को बंगाल प्रांत से 5 देशी रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। देखो, अब हुआ क्या था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये आपको इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आपका बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल, बंगाल डिवीजन, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये कब हुआ था? 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। ठीक है, 1905 को हुआ था। अब देखो, आपका जब बंगाल का क्या हुआ था, आपका जो विभाजन हुआ है ना, बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय क्या हुआ, बंगाल प्रांत से जो 5 देशी रियासत थे, बंगाल पांच प्रांत से आपका 5 देशी रियासत थे। 5 देशी रियासत कौन कौन से थे? याद रखना, कोरिया हो जाएगा, कोरिया के साथ साथ आपका चांग बखार, ये सब मैंने पढ़ाया जी आप लोगों को। कोरिया के बाद आपका चांग बखार, चांग बखार के बाद आपका सरगुजा, ठीक है, सरगुजा के बाद आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद आपका ये हो जाएगा आपका जशपुर। ठीक है, जशपुर। इसको क्या किया गया था? इसको आपका छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में शामिल किया गया था। मैंने क्या बताया कि आपका बंगाल प्रांत से जो 5 रियासत हुए ना, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब देखा जाए तो 1905 में ना छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया था। 1905 में छत्तीसगढ़ का एरिया आपका डिफाइंड हो गया था, है ना। तो पूछेगा छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण कब हुआ, है ना। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सर्वप्रथम मानचित्र मानचित्र ये कब तैयार हुआ था? तो 1905 को। कब? 1905 को तैयार हुआ था। देखो, बंगाल प्रांत से 5 देशी रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पहले संबलपुर, जो पहले छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता था ना, संबलपुर जो पहले छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता था, उसको आपका बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। देखो ध्यान रखना, कुछ नहीं यार, जो पहले संबलपुर है ना, संबलपुर जो पहले छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता था, उसको बंगाल प्रांत को दिया गया। किसको? बंगाल प्रांत को दिया गया। और बंगाल प्रांत के जो 5 देशी रियासत थे, उसको हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में क्या किया गया? शामिल किया गया। ये ध्यान रखना, 1905 को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, है ना, दूसरा क्या है आपका? दूसरा देखिए, आपका दूसरा है आपका 1924 में यति यतनलाल जी के द्वारा राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखा गया। कब की बात कर रहा है? 1924 में, ठीक है। तो 1924 में यति यतनलाल जी के द्वारा राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखा गया। बिल्कुल आपका सही आंसर है ना, दूसरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, अब 1905 में ना आप लोग को पता लग गया कि भैया छत्तीसगढ़ का तो सर्वप्रथम मानचित्र तैयार हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया था, है ना। तो 1918 में क्या होता है? देखो, 1905 के बाद ध्यान रखना, 1918 में आपने नाम तो सुना होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ राज्य का ना स्पष्ट रेखा चित्र क्या किया था? अपनी पांडुलिपि में खींचा था। इसलिए ना आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, वो अन्य राज्यों से अपनी अलग पहचान रखता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, है ना। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी आपका पांडुलिपि में स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया। इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार कहते हैं। किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। 1918 की बात करें। अब 1918 के बाद आते हैं आपका 1924 में। 1918 के बाद हम लोग आते हैं आपका 1924 में। अब ध्यान रखना, कहानी को समझिएगा। 1924 वाले कहानी में ध्यान रखना। देखो, उस समय ना छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में क्या होते थे? कांग्रेस के 2 जिला काउंसिल हुआ करते थे, है ना। उस समय छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कांग्रेस के 2 जिला काउंसिल हुआ करते थे। एक तो आपका रायपुर रायपुर जिला काउंसिल, और एक आपका रायपुर के साथ साथ दूसरा बिलासपुर जिला काउंसिल, ठीक है। रायपुर जिला काउंसिल और आपका बिलासपुर जिला काउंसिल, ठीक है। तो देखो, जब कांग्रेस के ना रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ था, जब कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ था, तब यति यतनलाल जी ने क्या किया था? यति यतनलाल जी ने ना क्या किया था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी थी, है ना। यति यतनलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी थी, ठीक है। तो ये जो आपका यति यतनलाल जी ने जो आपका मांग रखी थी ना, वो आपका क्या था? आपका राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण का
पहला बात था, इसीलिए आपका सेकंड भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी तथ्यों को ध्यान रखिए, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। और यति लाल के बारे में तो पता होगा, यति लाल जी के बारे में क्या पता, क्या आप लोग को पता है कि अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में, है ना, अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं ना, उसको इसी के नाम पे, यति लाल जी के नाम पे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने ही तो आपको विवेक वर्धन आश्रम का निर्माण कराया है, इसको भी आप लोग को पता होगा, है ना। विवेक वर्धन आश्रम के निर्माण किसने किया, तो यति लाल जी ने किया है, ठीक है। चलो, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं थर्ड, देखो, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर, देखो, अगर राज्य स्तर पर बात करते हैं तो यति लाल जी ने, ठीक है। अगर पूछेगा कि आपका अखिल भारतीय स्तर पर, तो ध्यान रखना वो बात है कब की, 1939 की, है ना, 1939। 1939 में क्या होता है पता है जी, कांग्रेस का ना त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। कहाँ का, त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, आपका कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ना, वहां पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा, ठीक है। और ये क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ का प्रथम मांग था। तो ये आपका तीसरा भी हमारा बिल्कुल से हो जाएगा। तो राज्य स्तर पर प्रथम मांग किसने रखा था, यतियतलाल जी ने। और अखिल भारतीय स्तर पर पूछेगा तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, जिसको छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जानते हैं। कब, आपका 1939 में। और कहा, तो आपका त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस को जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ना, उसमें मांग रखा था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की, है ना। आगे बात करते हैं चौथा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के अध्यक्ष दशरथ चौबे थे। अब देखो, अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का, तो इसको इंग्लिश से ब्रदरहुड सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड सोसाइटी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ है, इसका जो गठन हुआ था, इसका जो आपका गठन हुआ था, ये हुआ था 1967 को, 1967 को हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, खूबचंद बघेल जी के द्वारा। खूबचंद खूबचंद बघेल के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया था, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी। अध्यक्ष कौन थे जी, द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। जबकि यहाँ पास क्या बोला गया है, अध्यक्ष दशरथ चौबे थे बोला गया है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखो, दशरथ चौबे का नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखो, दशरथ चौबे का नाम कहाँ याद रखना है, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ भाई, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। दशरथ चौबे सब पढ़ा दिया मैंने। दशरथ चौबे की अगर बात करते हैं ना, ध्यान रखना, 1956 में क्या हुआ था, 1956 में ना, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ महासभा का क्या हुआ था, 1956 में गठन हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा इसका गठन किया गया था, आपका खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, है ना, खूबचंद बघेल और आपका बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। तो ये जो छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ था, इसी के महासचिव थे, इसी के महासचिव कौन थे, आपका दशरथ चौबे थे, ध्यान रखना। इसी के महासचिव कौन थे, दशरथ चौबे। तो पूछेगा कि दशरथ चौबे, है ना, ये आपका कौन से सभा के महासचिव बने थे, तो छत्तीसगढ़ महासभा, जिसका गठन खूबचंद बघेल और छेदीलाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1956 को किया गया था, ठीक है। लेकिन भैया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे, द्वारिका प्रसाद तिवारी बताओगे, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन है, ये आपका 1967 को हुआ था, खूबचंद बघेल जी के द्वारा हुआ था, है ना, आपका राजनांदगांव में हुआ था। लेकिन इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे, आपको ध्यान रखना है। तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा 1983 में किया गया था। अब देखो, छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा का जो गठन है, छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा का गठन है, ये बिल्कुल सही है, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया है, ठीक है। शंकर गुहा नियोगी, इसके बारे में ध्यान रखना, शंकर गुहा नियोगी। ये जो शंकर गुहन योगी है, इन्होंने सबसे पहले 1976 में किसका गठन किया, 1976 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया इन्होंने, है ना। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु उन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। कब किया, 1976 में। अब यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहन योगी द्वारा 1983 में, हम तो 76 की बात करें, यहाँ पर 83 लिखा गया, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, यही शंकर गुहन योगी ने 1983 में एक और आपका मंच का गठन किया, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, है ना। इसका भी उद्देश्य क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए। तो इन्होंने 1983 में क्या किया था, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया था। तो ध्यान रखना, शंकर गुहन योगी के द्वारा 1976 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, और 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा, चौथा और पांचवा का गलत हो जाएगा, चौथा पांचवा गलत है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या आपका बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, केवल चौथा और पांचवा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, जब आपका केवल चौथा और पांचवा जिन्होंने आंसर लगाया है, ठीक है। बाकी ये सब मैंने पढ़ा दिया ना, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बता रहा हूँ। हर एक एक पॉइंट को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराना मुश्किल है, लेकिन जो मेन मेन है ना, सब चीज को मैं आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा रहा हूँ। और बहुत सारे फैक्ट्स भी आप लोग को बता रहा हूँ।
जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, सबको याद रखना है। राज्य स्तर पर कब पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग शुरू हुआ था, किसने किया था? अखिल भारतीय स्तर पर किसने किया था? किसे आपका प्रथम स्वतंत्रता कहा जाता है? किसने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया था? छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब आपका बना था, है ना? ये सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। पूछेगा बंगाल प्रांत से कौन कौन से 5 देशी रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, है ना? किसको बंगाल प्रांत को दिया गया था, जैसे संबलपुर को दिया गया था, और आपका ये 5 देशी रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। ये सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। तो चौथा और पांचवा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, आपको इन कथनों को पढ़ना है। क्या करना है? इन सभी कथनों को आपको पढ़ना है। देखिए पहला कथन क्या कर रहा है कि भैया छत्तीसगढ़ के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। तीसरा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों और 7 तहसील से होकर गुजरती है। और चौथा, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 16 मिनट 36 सेकंड है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। सत्य कथन की पहचान कीजिए, आपको सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए अब देखो, पहला चीज, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, है ना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वें क्रम का राज्य बना था, है ना? तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका दिग्विजय सिंह थे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2000 को 3 राज्य बने थे, आप लोग को पता होगा, मैंने कई बार बताया। 2000 को 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, झारखंड बना था, और आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये सब बना था। कब? आपका सन 2000 में ये। और कब कब बना था सबको पता है जी, है ना, डेट। ये बहुत ही कॉमन चीज है, सबको पता होगा, ठीक है। चलो, दूसरा, छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। क्या बोल रहा है? पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई, ठीक है। अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लंबाई और चौड़ाई का, है ना, तो अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करता हूँ, देखो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम अगर मैं औसत लंबाई की बात करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का, तो कितना है? 435 किलोमीटर है। कितना है? 435 किलोमीटर। जबकि यहाँ पास क्या बोल रहा है? 700 से 800 किलोमीटर। ये क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई 435 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पूर्वी बिंदु पूछता है भाई। पूर्वी बिंदु तो क्या बताओगे? गिरला जशपुर। क्या बताओगे? गिरला जशपुर, है ना। पूर्वी बिंदु गिरला जशपुर आपको बताना। अगर पश्चिमी बिंदु पूछेगा, क्या पूछेगा? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? आपको बताना है भद्रकाली बीजापुर, ठीक है, भद्रकाली बीजापुर, भद्रकाली बीजापुर। या ऐसा पूछेगा पूर्वी जिला कौन सा, तो बताओगे जशपुर। और आपका पश्चिमी जिला पूछेगा तो बीजापुर बताओगे, ठीक है। तो मतलब छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई 435 किलोमीटर, ध्यान रखना। अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण पूछता, वही है ना, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछता, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण औसत लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, ध्यान रखना, है ना। उत्तरी बिंदु आपका रामानुजगंज तहसील बलरामपुर आ जाता है, उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। और दक्षिणी बिंदु ना आपका कोटा तहसील सुकमा आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई 435 है, और आपका उत्तर से दक्षिण औसत लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा गलत हो जाएगा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों और 7 तहसील से होकर गुजरती है। क्या बोला जा रहा है आपका? जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 4 जिले और 7 तहसील से होकर गुजरती है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? जो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बात करते हैं कर्क रेखा का, ठीक है, तो जो आपका कर्क रेखा का, आपका अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, कितना होता है भैया? 23.5, ठीक है, ये। चलो, तो जो आपका कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों और 7 तहसील से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है भाई, है ना। अब देखो, ये आपका 4 जिले कौन कौन से है सबको पता होगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पहला जिला, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा कोरिया हो जाएगा, कोरिया। तीसरा क्या होगा आपका? सूरजपुर। तीसरा क्या होगा आपका? सूरजपुर। और चौथा क्या होगा आपका? बलरामपुर। चौथा बलरामपुर, ठीक है। तो ये 4 जिला, ये चारों जिला से होकर गुजरेगी, साथ ही साथ 7 तहसील से भी होकर गुजरती है। कौन से तहसील से? मतलब कौन कौन से, कितने तहसील से? आपका 7 तहसील से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कर्क रेखा की आपका सर्वाधिक लंबाई पूछेगा, अगर आपसे पूछते हैं कर्क रेखा की, है ना, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो क्या बताओगे आप? सर्वाधिक लंबाई बलरामपुर में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बलरामपुर में। और न्यूनतम लंबाई पूछेगा, न्यूनतम लंबाई कहाँ है? न्यूनतम, तो मनेन्द्रगढ़, न्यूनतम लंबाई मनेन्द्रगढ़। ये धारक सब मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को। तो तीसरा स्टेटमेंट तो क्या है हमारा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, चौथा देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 16 मिनट आपका 36 सेकंड है। देखो, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा, देखो पश्चिमी सीमा कौन सा भी मैंने बताया था, पश्चिमी सीमा आपका भद्रकाली है, जो कि आपका बीजापुर में आता है, ठीक है। और सबसे पूर्वी सीमा गिरला, जो कि आता है आपका जशपुर में। तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 16 मिनट
आपका 36 सेकंड है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये क्या आपका चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, कर्क रेखा तो आपका 4 जिलों और 7 तहसील से होकर गुजरती है। वही अगर पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, आईएसटी रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा, ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 7 जिला कौन कौन सा है, सबको पता होना चाहिए आपको। कोरिया, पहला आपको कोरिया, कोरिया के बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आपका कोरबा, है ना, कोरिया, कोरिया के बाद आपको सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आपका कोरबा, कोरबा के बाद आपको ध्यान रखना है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद ध्यान रखना है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद ध्यान रखना है आपको महासमुंद, महासमुंद के बाद ध्यान रखना है आपको गरियाबंद। तो ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। कोरिया, उसके बाद आपका सूरजपुर, उसके बाद कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका भारतीय मानक समय समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलो, तो इसमें से देखा जाए, इसमें देखा जाए तो आपका पहला भी सही है ना, और आपका तीसरा भी सही है, और आपका चौथा भी सही है। मतलब कौन सा गलत है इसमें, आपका सेकंड गलत है, सेकंड वाला गलत है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? पहला, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 क्या आपका सत्य है, केवल 1, 3, 4 सत्य है। बाकी दूसरा वाला गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम औसत लंबाई कितना है, 435 किलोमीटर है। आपका 700 से 800 किलोमीटर, ये आपका उत्तर से दक्षिण औसत लंबाई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है, उसका कटान बिंदु कौन से जिले में है ना? मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा कि आपका जो कर्क रेखा है और आपका भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसका कटान बिंदु है, ये आपका कौन से जिले पे है, ये आपको बताना है। कटान बिंदु कौन से जिले पे है हमारे छत्तीसगढ़ के? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान की। जब आपको असत्य कथन की पहचान करना है, देखो, पहला, छत्तीसगढ़ एक पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है। अन्य राज्य से क्या है, लगती है बोला गया ना, लगती है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और चौथा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। जबरदस्त प्रश्न है। इसके इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे तथ्य आप लोग को बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखिए देखिए, सबसे पहले, छत्तीसगढ़ एक पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ क्या है, एक पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है ना। इसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट और न ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है, इसीलिए क्या है, आपका एक भू आविष्ठित राज्य, जिसको लैंड लॉक्ड आपका स्टेट के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ पूर्णतः एक भू आविष्ठित राज्य है, जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट और न ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है, तो पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है, अन्य राज्य से लगती है, बिल्कुल सही है ना। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जो 22 जिले है ना, वो आपका अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो आपका दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है जी, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है ना। चौथा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। क्या बोल रहे हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य तो आपका मध्य प्रदेश है, सबसे बड़ा पड़ोसी है ना, सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, क्या होगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बोला गया है कि आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो आप लोग को पता होगा, जो सीजीपीएससी के एग्जाम भी क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य ना देश की आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, वो आपका 7 राज्यों की सीमाओं से, ऐसे बोल सकते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य है, इसकी सीमा अन्य देश के 7 राज्यों से लगती है, अन्य देश के 7 राज्यों से लगती है। अब ये 7 राज्य कौन कौन सा है, 7 राज्य कौन कौन सा है? तो पहला आपको ध्यान रखना है, पहला आपका उड़ीसा, पहला ध्यान रखना है आपका उड़ीसा, पहला क्या होगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ की आपका संलग्न सीमा लंबाई अगर बात करें तो कितना आपका 830 किलोमीटर, कितना 830 किलोमीटर, मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा की लंबाई उड़ीसा उड़ीसा का कितना आपका 830 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उड़ीसा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? छत्तीसगढ़ के ना 9 जिले स्पर्श करते हैं उड़ीसा को छत्तीसगढ़ के 9 जिले स्पर्श करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के ना आपका छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, क्या है, छत्तीसगढ़ के साथ, ध्यान रखना जो भी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा, सीमा सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, ध्यान रखना। और ये छत्तीसगढ़ के ना पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, छत्तीसगढ़ पूर्व दिशा में, इसको भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो, दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश है ना, ये छत्तीसगढ़ के साथ
कितना आपका सीमा का साझा करता है, तो ध्यान रखना आपका कितना, 479 किलोमीटर, कितना 479 किलोमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ आपका सीमा की लंबाई मध्य प्रदेश का कितना है, 479 किलोमीटर है। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश भी हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो आपका मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य, सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है ना। तो ये ध्यान रखना कौन सा राज्य आपका, मध्य प्रदेश। लेकिन पूछेगा छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, तो क्या बताओगे आप, उड़ीसा, क्योंकि देखो 830 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जबकि मध्य प्रदेश आपका 479। लेकिन छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य पूछेगा तो क्या बताओगे आप, मध्य प्रदेश बताओगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और ये भी पता होगा कि हमारा मातृ राज्य भी कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन सा होगा आपका, महाराष्ट्र। तीसरा क्या होगा आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा की लंबाई 370 किलोमीटर है, कितना, 370 किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है, कितने, 5 जिलों को स्पर्श करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। और ये ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य तो आपका क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। और ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, एरिया के हिसाब से देखा जाए ना, तो दूसरा क्या होगा आपका, सबसे बड़ा क्या आपका पड़ोसी राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, ठीक है। पहला तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ये दूसरा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद चौथा, चौथा आपका झारखंड, चौथा क्या हो गया आपका, झारखंड हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 2000 में छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था, झारखंड का 15 नवंबर से 2000 को इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो अगर झारखंड की बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा की लंबाई कितना है झारखंड का, तो आपका 273 किलोमीटर, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, 273 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करता है, कितने जिलों को, 2 जिलों को स्पर्श करता है, बलरामपुर और जसपुर को, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखना झारखंड के बारे में कि ये ना छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है, सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है, ठीक है, सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है, इसको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है कौन सा आपका, झारखंड, इंपॉर्टेंट है ना, झारखंड राज्य। चलो आगे बात करते हैं, झारखंड के बाद पांचवा तेलंगाना, टोटल 7 है ना, पांचवा तेलंगाना, तेलंगाना है। तेलंगाना के साथ अगर बात करें, है ना, तेलंगाना के साथ अगर बात करें तो ये ना छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा की लंबाई कितना आपका, 173 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा की लंबाई 173 किलोमीटर है। ये भी दो आपका जिलों को स्पर्श करता है, ये भी 2 जिलों को स्पर्श करता है, जो आपका तेलंगाना है। कौन कौन सा आपका, सुकमा और आपका बीजापुर, ये आपको ध्यान रखना है जी, है ना। आगे बात करते हैं उसके बाद छठवा, छठवा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ इसकी लंबाई कितना, 103 किलोमीटर, कितना 103 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमारे राज्य के केवल एक जिला को स्पर्श करता है, उस जिला का नाम क्या आपका, बलरामपुर, उस जिला का नाम क्या आपका, बलरामपुर। ये सब मैंने मैप पे पढ़ा दिया, मतलब आप लोग को छत्तीसगढ़ जीएस वाले क्लास से पढ़ा दिया है ना। तो कौन से जिला को स्पर्श करता है, बलरामपुर जिला को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश, सातवां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सातवां क्या होगा जब आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ना 38 किलोमीटर सीमा, है ना, सीमा का साझा करता है, 38 किलोमीटर, ध्यान रखना 38 किलोमीटर। और ये भी हमारे राज्य के एक जिले को स्पर्श करता है, वो आपका सुकमा, आंध्र प्रदेश एक जिले को स्पर्श करता है, जो कौन सा जिला आपका, सुकमा जिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है आपका, जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, ये छत्तीसगढ़ के साथ ना सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, देखो ना, केवल 38 किलोमीटर। तो ये छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला, ये छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा, सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, जो कुछ कुछ विशेष तथ्य है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो असत्य कथन कौन सा था, असत्य कथन आपका चौथा, आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। दूसरा पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र बताना है। और सबसे छोटा पड़ोसी राज्य पूछेगा तो आपको बताना है झारखंड। ये सभी तथ्यों को याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। असत्य कथन की पहचान करना है, गलत कथन की। तो अभी जैसे मैंने बताया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के साथ कितना, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्माण करता है। जैसे एक एक सेकंड जी ना। चलिए, तो मैंने बताया कि जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा की लंबाई आंध्र प्रदेश का कितना है आपका, 38 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। और मैंने बताया था, है ना, ये आपका जो आंध्र प्रदेश है वो केवल एक ही जिला को स्पर्श करता है, कौन से जिला को, आपका सुकमा जिला को स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। चलो,
आगे बात करते हैं दूसरा, झारखंड छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी राज्य, इसके बारे में भी अभी जस्ट मैंने बताया था, देखो नहीं तो बताया था। सबसे छोटा पड़ोसी राज्य कौन सा, आपको झारखंड है बताया था, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है जी, ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी राज्य। तीसरा, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। अगर सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, पहला में मध्य प्रदेश आएगा, लेकिन दूसरा में क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, दूसरा में महाराष्ट्र। देखो ना यहाँ पास मैंने पूरा लिखा है कितना कितना किलोमीटर के साथ लंबाई का निर्माण करता है छत्तीसगढ़ के साथ, ये सब मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो तेलंगाना का उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, ये गलत है ना, ये आपका गलत है, ध्यान रखना। आपका तेलंगाना नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पास, आपका आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, यहाँ पास तेलंगाना नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा जब, आंध्र प्रदेश। पूरा मैंने ना आपका छत्तीसगढ़ जीएस क्लास में मैप के माध्यम से पूरे सभी तथ्यों को पढ़ाया था आप लोग को ना। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, इसलिए चौथा ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ कुछ तथ्य है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ ना भारत के कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, तो 7 राज्यों को स्पर्श करता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा, आपका उड़ीसा राज्य है। छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य उड़ीसा राज्य है, कितना किलोमीटर, 830 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला, ये सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक है ना। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है भैया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना किलोमीटर, 38 किलोमीटर, कितना 38 किलोमीटर, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, सर्वाधिक जिलों को पूछ क्या क्या पूछेगा, देखो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा आपका, एक तो आपका उड़ीसा भी हो जाएगा और आपका मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, दोनों आपका नौ नौ जिलों को स्पर्श करता है, ये तो आप लोग को पता होगा। और छत्तीसगढ़ के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, अगर पूछेगा सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य पूछेगा, तो इस पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दोनों एक एक जिला को क्या करता है, आपका स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा पूछेगा छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिला की संख्या कितना है, सब पढ़ाया मैंने जी। भू आविष्ठित जिला की संख्या कितना है आपका 11 है। भू आविष्ठित जिला मतलब ऐसा जिला जो अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है, उसको आपका भू आविष्ठित जिला अर्थात लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं पहला, ऊपर से आ रहे हैं हम लोग, सरगुजा जिला, सरगुजा के बाद आपका दूसरा हो आपका कोरबा जिला, ये भी आपका भू आविष्ठित जिला है। तीसरा आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका बिलासपुर हो जाएगा, चौथा बिलासपुर। पांचवा हम लोग बात करते हैं आपका बलौदा बाजार। छठवा आपका क्या होगा, आपका रायपुर हो जाएगा, ठीक है। सातवां आपका हो जाएगा बेमेतरा। आठवां क्या होगा जी आपका, दुर्ग हो जाएगा। नौवां क्या होगा आपका, बालोद हो जाएगा, ठीक है। दसवां आपका दंतेवाड़ा। और ग्यारहवा ग्यारहवा जो नया बना है ना आपका शक्ति जिला। ये सब क्या है आपका, ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, भू आविष्टित जिला है ना, ये सब भी मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा एक मैंने क्वेश्चन देखा था यार, सीजीपीएससी का याद आ रहा है मेरे को। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अंतरराज्यीय वाला, अगर आपसे क्या पूछेगा, जिला पूछेगा, सबसे कम अंतरराज्यीय वाला जिला, तो क्या बताना है आप लोग को, धमतरी बताना है। क्या बताना है जी आप लोग को, धमतरी, है ना, धमतरी बताना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ सभी तथ्य आप लोग को समझ में आ गए होंगे। मैं रिवीजन पर्पज से क्लास करा रहा हूँ आप लोग को, ताकि अच्छे से रिवीजन हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित आपका कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, यहाँ पास क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। तो भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। महानदी बेसिन का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। और महानदी बेसिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य कथन की आपको पहचान करना है। देखो, तो भौतिक बनावट के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ को ना आपका कितने भागों में, 4 भागों में, आपस 3 भाग बोला गया, गलत हो जाएगा। कितने भागों में, आपका 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से है, देखो पहला क्या होगा आपका, पहला महानदी बेसिन, पहला आपका महानदी बेसिन। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा हो जाएगा जो आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार, दूसरा दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, तीसरा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश तीसरा। और चौथा हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, चौथा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये सब आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। महानदी बेसिन का परसेंटेज विस्तार पूछेगा तो कितना, आपका 50.34%, है ना। दंडकारण्य के पठार का परसेंटेज विस्तार 28.91%।
जसपुर सामरी पाठ का पूछेगा ना आपका, या इसी को बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं इसी को ही, है ना। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार इसी को आपका, सॉरी आपका ये यार, सॉरी पूर्वी बघेल, यहाँ यहाँ पास है ना पूर्वी बघेलखंड पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार इसका अगर पूछेगा तो आपको 16.16%, जबकि जसपुर सामरी पाठ का पूछेगा तो आपको 4.59% है ना। ये परसेंटेज विस्तार है ना, रखना आपस थोड़ा सा मैंने बोलने में गलत कर दिया था, दोनों अलग अलग है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार इसका प्रतिशत विस्तार 16.16% है, जबकि जसपुर सामरी पाठ इसका कितना आपका, इसका 4.59%। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। तो चार भागों में बांटा गया, यहाँ पास तीन लिखा गया तो गलत है। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। देखो, अभी मैंने बताया महानदी बेसिन का परसेंटेज विस्तार 50.34% है, ये मैंने बताया, ठीक है। और अगर महानदी बेसिन का अगर क्षेत्रफल पूछता है, महानदी बेसिन का क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखना। महानदी बेसिन का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्या बताओगे, 68,064, 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। तो देखो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपका 1076 मीटर नहीं है, 1176 मीटर है। कितना, 1176 मीटर है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है कि भैया सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, लेकिन ऊंचाई आपका 1076 मीटर नहीं है, 1176 मीटर है। तीसरा, महानदी बेसिन का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर नहीं है भैया, पूर्व दिशा की ओर है। देखना, महानदी और इसको जो अन्य जो सहायक नदी है ना, वो आपका पूर्व दिशा की ओर ही प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ढाल पूर्व दिशा की ओर होगा तभी तो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, इसलिए आपको ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, महानदी बेसिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, ये आपका चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जो महानदी बेसिन है ना, इसको आपको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से दो भाग है। पहला आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला क्या होगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग आपका सीमांत उच्च भूमि, दूसरा क्या होगा आपका सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। जो महानदी बेसिन है इसको दो भागों में बांटा गया, पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा सीमांत उच्च भूमि। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या चीजें आती है, पहला आपका शिवनाथ महानदी दोआब है ना, शिवनाथ, शिवनाथ महानदी दोआब आ जाएगा इसी के अंतर्गत, शिवनाथ महानदी दोआब, ठीक है। दूसरा दूसरा आ जाएगा आपका शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ, शिवनाथ पार का मैदान मैप बना के भी बता दूंगा अभी, ठीक है। तीसरा तीसरा हो जाएगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तीसरा बिलासपुर, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़, रायगढ़ का मैदान हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चौथा चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका हसदो मांड बेसिन है ना, हसदो मांड बेसिन, चौथा आपका हसदो, हसदो मांड बेसिन हो जाएगा, हसदो मांड बेसिन। और पांचवा हो जाएगा जी आपका महानदी पार का सकरा मैदान, ठीक है। महानदी, महानदी पार का, महानदी पार का सकरा मैदान, सकरा मैदान। तो ये आपका मैंने बताया छत्तीसगढ़ के मैदान में ये सब चीजें आती है, शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, हसदो मांड बेसिन, महानदी पार का सकरा मैदान। अब देखो सीमांत उच्च भूमि है ना, देखो महानदी बेसिन को दो भागों में बांटा गया, बिल्कुल बांटा गया है, तो सही है हमारा। तो इसका आंसर तो फोर ऑप्शन होगा। अभी सीमांत उच्च भूमि में क्या क्या आएगा, सीमांत उच्च भूमि आ जाएगा आपका, उत्तरी उच्च भूमि आ जाएगा, उत्तरी उच्च भूमि है ना, उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि। अच्छा, आपने नाम तो सुना होगा पेंड्रा पठार, छुरी मतरिंगा पहाड़, ये सब आपका उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपका पश्चिमी उच्च भूमि हो जाएगा, पहला उत्तरी उच्च भूमि, दूसरा पश्चिमी, पश्चिमी उच्च भूमि, दूसरा पश्चिमी उच्च भूमि हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा दक्षिणी उच्च भूमि, तीसरा दक्षिणी, दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि हो जाएगा, ठीक है। और चौथा होगा आपका पूर्वी उच्च भूमि, चौथा क्या होगा आपका पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो देखो ये सब ध्यान रखना, सीमांत उच्च भूमि में ये सभी चीजें आती है, और छत्तीसगढ़ के मैदान में ये सभी चीजें आती है, इंपॉर्टेंट है ये सब आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पश्चिमी उच्च भूमि की बात करते हैं तो जो मैकल श्रेणी है ना जी, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी ये सभी, मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी उच्च भूमि के अंतर्गत, है ना। और आपका दक्षिणी उच्च भूमि बोला जा रहा है तो आपका दुर्ग राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र हुआ जाएगा, ठीक है। और पूर्वी उच्च भूमि में आपका महासमुंद धमतरी है ना, ये वाला क्षेत्र आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो जिन्होंने फोर्थ आपसे लगाया सबका आंसर आपका सही है ना। अब चलिए, अब इसके बाद का हमारा क्वेश्चन क्या, देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है देखिए, शिवनाथ महानदी दोआब के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जैसे चलो देखो, थोड़ा सा मैं इसको एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, आपका मैप के माध्यम से, ठीक है, मैप के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा, एक सेकंड क्या हो रहा है सिस्टम, हाँ चलो, देखिए ये है, ठीक है। चलो, अब देखो ये क्या है आपका, ये गरियाबंद जिला है, ये क्या है आपका गरियाबंद जिला हो जाएगा, गरियाबंद जिला, समझ में आ गया ना क्या क्या चीज है, ठीक है। क्या मतलब, ये मैं आपको बीच के मैदान वाला भाग को बता रहा हूँ, मैदान वाला भाग को बता रहा हूँ, ठीक है। इधर से देखो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या आपका महानदी कैसे उद्गम हुआ है, महानदी को उद्गम हुआ है ना, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, और इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होती हुई गई है कौन, महानदी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर शिवनाथ नदी, यहाँ शिवनाथ नदी,
शिवनाथ नदी को उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी भी ऐसे प्रवाहित होती हुई ऐसे गई है, ठीक है। उसके बाद ये आपका शिवनाथ नदी इधर आपका हो जाएगा कहाँ, आपका सिडनी रैन में महानदी में मिल जाती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो आपका क्षेत्र देख रहे हो, ये शिवनाथ नदी, ये आपका शिवनाथ नदी है, आपका ये कहा महानदी है। तो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवनाथ के पार का मैदान, इसको क्या बोलते हैं? शिवनाथ की, इसको शिवनाथ के पार का मैदान, शिवनाथ के पार का मैदान बोलते हैं, पार का मैदान, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो, ये आपका शिवनाथ नदी है, महानदी, तो इसके बीच का जो क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? बीच के क्षेत्र को महानदी, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ठीक है, दोआब क्षेत्र हो जाएगा ये, बीच वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये इधर वाला, ये महानदी है, महानदी की इस पार का, तो ये महानदी पार सकरा का मैदान है ना, या बोल सकते हैं आपका महानदी, महानदी पार सकरा मैदान, महानदी पार सकरा मैदान, ठीक है, सकरा मैदान हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये सब। अब क्वेश्चन हमारा शिवनाथ महानदी दोआब, मतलब ये बीच वाला क्षेत्र है ना, ये शिवनाथ महानदी दोआब, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिवनाथ महानदी दोआब के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला, इसका विस्तार दुर्ग तथा रायपुर जिला के सभी क्षेत्र, बलौदाबाजार जिला, बेमेतरा जिला, बालो जिला, महासमुंद जिला में है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर महानदी, अगर शिवनाथ नदी दोआब के बारे में पूछा जाएगा तो ये विस्तार इसका दुर्ग रायपुर जिला के सभी क्षेत्र, बलौदाबाजार जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला, महासमुंद जिला में है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसकी अगर एवरेज हम लोग हाइट देखिए, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है बोला जा रहा है। जो शिवनाथ महानदी दोआब है, इसका ढाल आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये आपको क्या होगा? आपको गलत हो जाएगा एक्चुअल में ना। दक्षिण से उत्तर, देखो ना, महानदी भी आपका दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, शिवनाथ नदी भी देखो आपका इधर से उत्तर की ओर ही जा रही है। तो इसका ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, ना कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। चौथा, यहाँ मुख्यतः काली, लाल, रेतीली, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को तो कन्हार मिट्टी बोलते हैं, भर्री मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है ना। इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। इसी को दरारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, किसको? काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी कहा जाता है, ठीक है। इस सब तथ्यों को ध्यान रखना है। तो यहाँ मुख्य रूप से काली, लाल, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, इसका ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, ना कि आपका उत्तर से दक्षिण, इसलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए शिवनाथ पार्क के मैदान। अब देखो शिवनाथ पार्क का मैदान कौन सा है? ये आपका शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के इस पर वाले क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं हम लोग? शिवनाथ पार्क का मैदान बोल रहे हैं, है ना। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन कि शिवनाथ पार्क के मैदान के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला, इसका विस्तार राजनांदगांव के मैदानी भाग तथा बेमेतरा तहसील में है। दूसरा, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी भाग आता है, ठीक है। तीसरा, इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तथा यहाँ मटासी और डोरसा मिट्टी पाई जाती है। और चौथा, यह शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है, शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। चलो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, इसका विस्तार राजनांदगांव के मैदानी भाग तथा बेमेतरा तहसील में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। देखो ये वाला क्षेत्र की बात हो रहा है ना, ये शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी है। तो ये शिवनाथ नदी जो है ना, तो इसके इधर वाला क्षेत्र की बात हो रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इसका विस्तार राजनांदगांव के मैदानी भाग तथा बेमेतरा तहसील में है, ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी भाग आता है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा भाग आता है? आपका पूर्वी भाग आता है बोला जा रहा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आएगा भैया, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग आएगा, ठीक है। आपका जो शिवनाथ पार्क के मैदान है ना, शिवनाथ पार्क के मैदान, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा भाग आएगा? पश्चिमी भाग आएगा। जाहिर सी बात है, देखो ना, ये आपका है, ये इधर वाला क्षेत्र क्या है? इधर वाला क्षेत्र आपका शिवनाथ के पार्क का मैदान है। अब ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, बीच वाला हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा है कि पूर्व दिशा है? पश्चिम दिशा में, जाहिर सी बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग आता है। छत्तीसगढ़ के मैदान का आपका पश्चिमी भाग आता है, ना कि पूर्वी भाग, इसीलिए क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसकी औसत ऊंचाई आपका 300 मीटर है, बिल्कुल सही है। यहाँ मटासी और डोरसा मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी को मटासी माटी कहते हैं, और आपका लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। आपका तीसरा गलत है ना, तीसरा गलत है। और चौथा, यह शिवनाथ नदी के पश्चिम में, देखो ना, अभी जस्ट मैंने बनाया था भाई, देखो ये वाला है ना, ये और ये। तो यहाँ से जब शिवनाथ नदी ऐसे निकली, ऐसे शिवनाथ नदी से जा रही है, तो इधर वाले क्षेत्र को हम लोग बोल रहे हैं आपका शिवनाथ, आपका महानदी। इधर इसको क्या बोल रहे हैं? ये इधर इधर का, इधर वाले क्षेत्र को क्या बोले? शिवनाथ पार्क का मैदान बोल रहे हैं। ये शिवनाथ नदी, तो इधर वाले क्षेत्र को शिवनाथ पार्क का मैदान बोल रहे हैं, है ना। तो जो आपका शिवनाथ पार्क का जो मैदान है, शिवनाथ पार्क का जो मैदान है, ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ आपका शिवनाथ पार्क के मैदान में ध्यान रखना, यहाँ आपका यह शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये आपका शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में है, तो बिल्कुल सही है, पश्चिम दिशा में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है।
इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है, ना कि पूर्वी भाग, इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। महानदी पार के सकरा मैदान। अब देखो महानदी पार का सकरा मैदान कौन सा है, मैंने डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है, देखो ये वाला। ये महानदी पार का सकरा मैदान, बीच का क्या हो जाएगा, महानदी शिवनाथ दोआब हो जाएगा, और इधर का क्या होगा आपका, शिवनाथ के पार का मैदान हो जाएगा। अब ये महानदी पार का सकरा मैदान, इस वाले क्षेत्र की बात हो रहा है ना। तो चलो अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो। महानदी पार के सकरा मैदान के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका विस्तार धमतरी का उत्तरी पूर्वी भाग, महासमुंद जिला का पश्चिमी भाग और बलौदाबाजार के पूर्वी भाग में है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, एवरेज हाइट, तो 200 से 300 मीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, महानदी पार्क का क्षेत्र महानदी के दक्षिण में स्थित एक सक्रिय पेटी है, महानदी के दक्षिण में स्थित सक्रिय पेटी है। अब देखो भैया, ये महानदी के दक्षिण में है क्या, यहाँ पास देखिए, ये देखो इस क्षेत्र की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, इस क्षेत्र की, इसकी। ये महानदी है, ये महानदी है। तो ये महानदी के इस भाग में ना, ये तो इस दिशा में, पूरी दिशा में है। जबकि क्या बोल रहा है आपका, महानदी पार का सक्रिय मैदान दक्षिण में बोला जा रहा है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, कि महानदी पार का क्षेत्र महानदी के दक्षिण में स्थित एक सक्रिय पेटी है, दक्षिण में नहीं भैया, आपको पूर्व में, पूर्व में स्थित एक सक्रिय पेटी है, ठीक है। जैसे कि देखो ये आपका महानदी है, ठीक है, महानदी। तो ये शिवनाथ नदी, तो इन दोनों के क्षेत्र को महानदी शिवनाथ का दोआब कह रहे हैं। और इस वाले क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, इस वाले क्षेत्र को बोल रहे हैं हम लोग क्या, महानदी पार का मैदान बोल रहे हैं। तो ये देखो, ये महानदी की कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में ना, पूर्व दिशा में, तो जाहिर सी बात है, आप दक्षिण दिशा में बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूर्व दिशा आ जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो महानदी पार का जो क्षेत्र है, महानदी के दक्षिण में स्थित नहीं है आपका, ये पूर्व में स्थित एक सक्रिय पेटी है, पूर्व में स्थित सक्रिय पेटी, ध्यान रखना, पूर्व दिशा में स्थित एक सक्रिय पेटी है, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमि और इसके पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है, बिल्कुल सही है ना। इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमि हो जाएगा और पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है। जाहिर सी बात, देखो इसके पश्चिम में क्या, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है ना। चलो आगे बात करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला, पहला क्या है भैया, इसका ढाल दक्षिण, इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। तो पहला तो हमारा जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान को जो आपका ढाल है ना, ये आपका दक्षिण पूर्व की ओर है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, यह महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है, दूसरा बोल रहा है कि यह महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही है। बिलासपुर रायगढ़ का जो मैदान है महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है। तीसरा, इसके पूर्व में हसदोमान का मैदान है, इसके पूर्व में क्या आपका हसदोमान का मैदान है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा, इसके उत्तर भाग में मैकल पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना, इसके उत्तर भाग में नहीं है भैया, इसके पश्चिम भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी, इसके कौन से भाग में, पश्चिम भाग में, इसके पश्चिम भाग में ना, इसके पश्चिम भाग में क्या आपका मैकल पर्वत श्रेणी है ना, इसके पश्चिम भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, इसको मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैप के माध्यम से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये बिलासपुर रायगढ़ मैदान, ठीक है, ये वाला क्षेत्र के बोलेंगे हम लोग, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, रायगढ़ मैदान, ठीक है। ये अब यहाँ से महानदी ऐसे, ये इधर से महानदी आई है, ये महानदी से चली गई, इधर से शिवनाथ नदी आई है, शिवनाथ नदी यहाँ से मिलके महानदी में ऐसे चली गई। अब देखो क्या बोला जा रहा है, यह महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भाग नहीं, देखो ये महानदी बेसिन इसका उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही, तो सही है। इसके पूर्व में हसदोमान का मैदान है, बिल्कुल सीधा रखना। इसके आपका पूर्व में देखा जाए ना, इसके पूर्व में बिलासपुर रायगढ़ मैदान के आपका पूर्व में किसका, हसदोमान का मैदान है, ये भी आपका सही है। इसके उत्तर भाग में मैकल पर्वत श्रेणी है ना, इसके उत्तर भाग में क्या है, इसके उत्तर भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है ना, इसको उत्तर भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी है। अच्छा ये उत्तर भाग बोल गया ना, ये आपका गलत होगा। इधर देखो ना भाई, इधर है ना, इधर है, इधर है आपका मैकल पर्वत श्रेणी, तो आपका पश्चिम में है। ये आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, इसके पश्चिम में क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी, लेकिन आपका उत्तर में बोला गया, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके पश्चिम भाग में है भैया मैकल पर्वत श्रेणी, ध्यान रखेंगे ना। तो मैकल पर्वत श्रेणी किधर है, इसके पश्चिम भाग में है, ना कि उत्तर में, इसीलिए क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको पसंद आया होगा। ये सीजीजीएस का क्लास फर्स्ट है, अगर पसंद आएगा तो निश्चित ही कमेंट करिएगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब बाकी कल से आपको 4 से 5 क्लास रोज आप लोग को मिलेंगे, है ना। मैं टाइम टेबल आप लोग को शेयर कर दूंगा, टाइम टेबल आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी 2-3 दिन तक इसी वे में आप लोग को क्लास प्रोवाइड होगा। बाकी जैसे पैनल आएगा, पैनल के माध्यम से लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं अपने अपने तरफ से जितना हो सके मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी भाई अच्छे से रिवाइज करिए, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अपने वाइब के साथ अपनी तैयारी को रखिएगा, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। जय, चलिए, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं गंजी ट्यूटोरियल जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मैं शेयर कर दूंगा।